हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से अशोक। फ्रेंड्स, आज हम बीआरबीएल के मॉड्यूल ए में चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 2 करेंगे। तो ये चैप्टर फ्रेंड्स आपका एनबीएफसी के बारे में है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के बारे में। तो यहाँ हम बात करेंगे रेगुलेटरी नॉर्म्स एनबीएफसी के लिए क्या हैं, कैपिटल गाइडलाइंस क्या है एनबीएफसी के लिए, प्रूडेंशियल गाइडलाइन क्या है एनबीएफसी के लिए, और सेंसिटिव सेक्टर एक्सपोजर गाइडलाइंस क्या है एनबीएफसी के लिए। ठीक है, तो एनबीएफसी के लिए बेसिकली आरबीआई ने जो गाइडलाइन दी है, चाहे वो रेगुलेटरी हो, चाहे कैपिटल से रिलेटेड हो, चाहे प्रूडेंशियल हो, प्रूडेंशियल तो एनपी वगैरह, ठीक है, सेंसिटिव सेक्टर वगैरह की हो, उन सबको हम यहाँ पर कवर करेंगे। थोड़ा सा लेक्चर हल्का सा बड़ा होगा नॉर्मल लेक्चर से, लेकिन कोई बात नहीं है। एनबीएफसी एनडी क्या होता है? नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी होता है। एनबीएफसी डी क्या होता है? डिपॉजिट टेकिंग होता है। एनबीएफसी एनडी एसआई क्या होता है? एसआई का मतलब सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट, नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी होता है। ठीक है, तो 1 अक्टूबर 2022 से ऑल रेफरेंसेस टू एनबीएफसी एनडी सेल मीन्स एनबीएफसी बीएल यानी बेस लेयर, यानी कि एनबीएफसी एनडी को हम एनबीएफसी बेस लेयर मानेंगे, और जहाँ जहाँ पर भी एनबीएफसी डी या एनबीएफसी एनडीएसआई की बात आएगी उसे हम मिडिल लेयर अपर लेयर मानेंगे, जैसा भी वो स्थिति हो। क्लियर हुई मेरी बात? देखिए, 1 अक्टूबर 2022 से एनबीएफसी एनडी नॉन डिपॉजिट टेकिंग जितनी एनबीएफसी हैं फ्रेंड्स, इनको हम बेस लेयर मानेंगे। क्या मानेंगे? बेस लेयर। और इन दोनों को, कौन सी ये दोनों, डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी और सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी की अगर हम बात करें तो इन दोनों को हम मिडिल लेयर या अपर लेयर में रखेंगे, जैसा भी केस हो पैसों के हिसाब से डिसाइड होता है। एग्जिस्टिंग जो एनबीएफसी एनडीएसआई है, यानी कि सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी जो है, अगर उसका साइज जो है, एसेट साइज जो है 500 करोड़ से ज़्यादा और 1000 करोड़ से कम है, तो उसे एनबीएफसी बीएल माना जाएगा, बेस लेयर में माना जाएगा। किस में मानेंगे हम? बेस लेयर में मानेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगर एसेट साइज जो है एनबीएफसी, देखिए अभी मैंने कहा कि एनबीएफसी एनडीएसआई जो है किस में रखेंगे हम? मिडिल लेयर या अपर लेयर में। लेकिन अगर उसका एसेट साइज 500 करोड़ से 1000 करोड़ के बीच में है तो उसे बेस लेयर में ही माना जाएगा। तो ये थोड़े चेंजेज हुए हैं। उसके बाद में प्रोविजन फॉर स्टैंडर्ड एसेट्स की बात करें तो जैसे जनरली बैंकों के लिए स्टैंडर्ड एसेट्स के लिए होता है, उसी तरीके से एनबीएफसी के लिए भी जो है स्टैंडर्ड एसेट्स के लिए आपको वो जो है प्रोविज़न करना पड़ता है। प्रोविज़न का क्या कॉन्सेप्ट होता है समझते ही होंगे। मान लीजिए किसी कस्टमर ने 100 रुपये लिए हैं, तो हम भले ही वो अकाउंट स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड मतलब कि रेगुलर जो है उसकी ईएमआई भरी जा रही है, पर बैंक फिर भी ये मानकर चलता है कि 0.25% चांस होंगे कि वो जो है डूब जाएगा हमारा पैसा। तो 100 रुपये का 0.25 यानी कि 25 पैसे जो है वो उठा करके अलग रख देगा, कि मान लो ये पैसा डूबता है तो 25 पैसे मैंने अलग रखे हुए हैं। ये होता है प्रोविज़न कॉन्सेप्ट। अब सोचो इसी 20% का अगर प्रोविज़न किया जाए, इसका मतलब 100 रुपये का अगर लोन दिया है और आपने एनपीए के लिए प्रोविज़न 20% का कर रखा है, इसका मतलब 20 रुपये अलग से, 100 रुपये का तो लोन बांटे बैठे हो, उसको बचाने के लिए 20 रुपये अलग से रखना पड़ता है कि मान लो अगर ये 100 रुपये डूबे तो कम से कम 20 रुपये और मैं अपने पास रखे रहूँ। दैट इज़ ऑल अबाउट एनपीए प्रोविज़न। तो आरबीआई ने 1 अक्टूबर 2022 से डिसाइड किया है, एनबीएफसी क्लासिफाइड एज एनबीएफसी अपर लेयर शैल मेंटेन प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टैंडर्ड एसेट इन द फॉलोइंग रेट फॉर द फंडेड अमाउंट आउटस्टैंडिंग। तो 1 अक्टूबर 2022 से एनबीएफसी जो अपर लेयर हैं उनके लिए स्टैंडर्ड एसेट के लिए भी प्रोविज़न करना जरूरी हो गया है। अब यहाँ बात करेंगे कितना परसेंट है, तो इंडिविजुअल हाउसिंग लोन और अगर एसएमई को लोन दिया गया है, यानी कि लोन टू स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेज को, तो 0.25% का प्रोविज़न किया जाएगा। सवाल सीधे पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो यही सवाल पूछा जाएगा। हाउसिंग लोन एक्सटेंडेड एट टीजर रेट। टीजर रेट क्या होता है? जो शुरू में कम परसेंट, मान लो शुरू में हमने कहा कि आपको अगले 2-3 साल तक हम 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे, आफ्टर दैट हम इसको 9% कर देंगे, तो दैट इज़ टीजर रेट। क्या होता है? टीजर रेट। तो अगर हाउसिंग लोन टीजर रेट पर दिया गया है तो क्या होगा कि 2% जो है बिल डिक्रीज टू 0.40 आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच द रेट आर रीसेट एट हायर रेट इफ अकाउंट इज रिमेन स्टैंडर्ड। देखिए क्या हो रहा है कि शुरू में 2% जो है प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी, 100 रुपये में 2 रुपये अलग रखने पड़ेंगे। लेकिन जब रेट बढ़ जाएगा, मान लो 3 साल बाद रेट जो है 9% हो गया, तो 3 साल के एक और साल बाद यानी चौथे साल से ये जो प्रोविजनिंग है वो केवल 0.4% की रहेगी। क्लियर हो गया? शुरुआत में कितना रहेगा? 2%। और जब आप रेट बढ़ा देंगे, टीजर रेट को बढ़ा करके एडजस्ट कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो उस केस में ये 0.40% हो जाएगा। कब बढ़ाएंगे, कब ये 0.40 होगा? जिस साल आपने जो है रेट बढ़ाया उससे 1 साल बाद, आफ्टर 1 ईयर
0.40% मेंटेन करना है। एडवांस टू कमर्शियल रियल इस्टेट रेजिडेंशियल हाउसिंग CRE-RH सेक्टर की अगर बात करें तो 0.75% की होगी। ओके, एडवांस टू कमर्शियल रियल इस्टेट को कर रहे हैं, लेकिन रेजिडेंशियल हाउसिंग यानी कमर्शियल रियल इस्टेट है, कोई ठेकेदार है जो रियल इस्टेट में काम करता है लेकिन घर बनवा के बेचता है, रेजिडेंस वाले, कमर्शियल प्रॉपर्टी में डील नहीं करता है, तो उसके लिए 0.75% का आप जो है प्रोविज़न करेंगे। एडवांस टू कमर्शियल रियल इस्टेट सेक्टर अदर देन RH, यानी इसके अलावा आपने कमर्शियल रियल इस्टेट को लोन दे रखा है लेकिन वो घर रेजिडेंशियल हाउस नहीं बनाता, कमर्शियल प्रॉपर्टी वगैरह डेवलप करता है, तो उस केस में आप 1% का जो है प्रोविज़न करते हैं। इसके अलावा जितने यहाँ बात की, इसके अलावा जो कुछ रह जाए उसके लिए 0.40% का प्रोविज़न किया जाता है। जैसे ऑल अदर लोन एंड एडवांसेस नॉट इंक्लूडेड अबव इंक्लूडिंग लोन टू मीडियम एंटरप्राइजेज, तो मीडियम एंटरप्राइज को लोन दिया जाएगा तो 0.40। देखिए यहाँ पर बात हुई थी स्मॉल एंड माइक्रो की, मीडियम की बात नहीं हुई है, तो स्मॉल और माइक्रो के लिए 0.25% की बात हुई है और मीडियम के लिए फ्रेंड जो है 0.40% की बात हो रही है। तो जो यहाँ छूट जाए उसको यहाँ पर 0.40 में कवर करते हैं। बात करते हैं NPA क्लासिफिकेशन की। करंटली NBFC ND यानी कि नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC जिनका एसेट साइज लेस देन 500 करोड़ है, यानी कि नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट है, और नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC सारी इसमें आ गई। ना तो सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट है और ना ही ये डिपॉजिट लेती हैं। 500 करोड़ से अगर इनका एसेट साइज कम है, 500 करोड़ से लेस है, तो क्लासीफाई एसेट विथ एन ओवर ड्यू पीरियड ऑफ मोर देन 180 डेज एन NPA। तो ऐसी जो NBFC होती है फ्रेंड्स, वो 180 दिन से ज़्यादा, 180 प्लस, जैसे देखिए बैंकिंग के लिए क्या है 90 डेज प्लस, जैसे ही 90 दिन बीते 91 दिन से NPA हो जाता है, ठीक उसी तरीके से NBFC में 180 दिन प्लस जैसे होगा तब जा कर के ये NPA होता है। ऑल अदर NBFC हैव एन NPA नाम ऑफ 90 डेज। इसके अलावा जितनी भी NBFC हैं उनके लिए 90 डेज का ही प्रोविज़न, बैंकिंग वाला ही प्रोविज़न लागू होता है। RBI है नाउ हार्मोनाइज द NPA नाम फॉर ऑल NBFC तो 90 डेज, लेकिन RBI ने कहा है कि ऐसा है कि एक NBFC है जो 180 दिन पे NPA कर रही है, दूसरी 90 दिन पे कर रही है, ये सब चलेगा नहीं, सबको एक ही ढांचे में लेकर आओ, सब 90 डेज पे NPA डिक्लेयर करेंगे। लेकिन उसके लिए उन्होंने ये किया कि तुरंत ही नहीं अप्लाई करेंगे, बल्कि उन्होंने टाइमलाइन दे दी। उन्होंने टाइमलाइन ये दी कि जो है अभी 180 दिन से ज़्यादा होता है तब आप NPA डिक्लेयर करते हैं। 31 मार्च 2024 तक आपको 150 दिन से ज़्यादा होगा तब NPA डिक्लेयर करिए। 31 मार्च 2025 के बाद या 25 तक 120 दिन से ज़्यादा होगा तब NPA डिक्लेयर करिए, और 31 मार्च 2026 तक सभी NBFC को 90 डेज से जैसे ही ज़्यादा होगा NPA डिक्लेयर करना होगा। सो दिस इज़ द टाइमलाइन फॉर NBFC। मेरे ख्याल से चीज़ें समझ में आई होंगी। दिस अमेंडमेंट विल इम्पैक्ट NBFC इन द बेस लेयर विच इंक्लूड NBFC ND, है ना। तो इसमें जो ये अमेंडमेंट आया हो, देखिए इन्होंने क्या कहा कि सभी अदर NBFC पर ऑलरेडी 90 डेज का रूल चल रहा है, केवल किस में बचा है NBFC ND में बचा है जिसका भी एसेट साइज 500 करोड़ से कम है, तो ये बेस लेयर में आती हैं, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि बेस लेयर वाली NBFC पर प्रभाव पड़ेगा, खास करके NBFC ND पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट होती हैं और ये नॉन डिपॉजिट, यानी ना तो डिपॉजिट लेती हैं ना ही इंपॉर्टेंट होती हैं। अकॉर्डिंगली एक ग्लिड पाथ जो है प्रोवाइड किया गया NBFC को जो बेस लेयर वाली हैं कि वो 90 डेज का NPA नॉर्म्स लेकर आएँ, और उसके लिए ये टाइमलाइन दे रखी है 31 मार्च 2024 तक 150 दिन से प्लस पे NPA करिए। अभी कितने पर कर रहे हैं 180 प्लस पे। 2025 तक जो है 120 दिन प्लस पे करिए, और 2026 तक आप जो है 90 डेज पे प्लस मार दीजिए, ठीक है। फिर बात करते हैं एक्सपीरियंस ऑफ द बोर्ड। जो आपकी NBFC का बोर्ड होगा उसमें अनुभवी व्यक्ति होना चाहिए। कंसिडरिंग द नीड फॉर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग द अफेयर ऑफ NBFC, एटलीस्ट वन ऑफ द डायरेक्टर शैल हैव रिलेवेंट एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग वर्कड इन बैंक NBFC। तो ये बोल रहे हैं कि प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की NBFC के अफेयर को मैनेज करने के लिए प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की हमें ज़रूरत है। तो ऐसे में कम से कम एक डायरेक्टर, एटलीस्ट वन डायरेक्टर ऐसा होना चाहिए जिसको बैंक में या NBFC में काम करने का अनुभव हो। सीलिंग ऑन IPO फंडिंग, IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जब NBFC निकालेगी, अपना शेयर मार्केट में लॉन्च करेगी, तो IPO कहते हैं उसे, पहली बार जब लॉन्च होता है, तो उसमें भी सीलिंग लगाई गई। सीलिंग किस बात की है? देयर शैल बी ए सीलिंग ऑफ 1 करोड़ पर बारोवर, यानी एक कर्जा लेने वाला 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का IPO सब्सक्राइब नहीं कर सकता। देयर शैल बी सीलिंग ऑफ 1 करोड़ पर बारोवर फॉर फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन टू IPO। IPO के फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन के लिए
पर बारोवर 1 करोड़ रुपए की सीलिंग लगाई गई है। एनबीएफसी कैन फिक्स मोर कंजर्वेटिव लिमिट, ये आरबीआई की तरफ से है कि 1 करोड़ पर बारोवर की लिमिट लगाई गई है। यदि एनबीएफसी चाहे तो और कम कर सकती है कि चलो 10 लाख रुपए से ज़्यादा का तुम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, काइंड ऑफ दैट। ओके, आगे बात करनी है कैपिटल गाइडलाइन की, लेकिन उसके पहले एक बार फिर से हम ये देख लेते हैं नामनक्लेचर एंड रेगुलेटरी नाम्स के बारे में। नामनक्लेचर एंड रेगुलेटरी नाम्स की मैं बात तो देखिए 1 अक्टूबर 2022 से ये कहा गया जितने भी नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी हैं उनको एनबीएफसी बेस लेयर माना जाएगा, और जितने भी डिपॉजिट टेकिंग हैं और सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट है लेकिन नॉन डिपॉजिट टेकिंग है उनको मिडिल लेयर या अपर लेयर में रखा जाएगा, जैसा भी केस हो उनके एसेट साइज के हिसाब से। लेकिन यदि मान लो आपका एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट टेकिंग लेकिन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट है तो उसका जो एसेट साइज है अगर 500 करोड़ से ज़्यादा और 1000 करोड़ से कम है तो उसे बेस लेयर में ही रखा जाएगा। एनडी का मतलब नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, डी का मतलब डिपॉजिट टेकिंग और एसआई का मतलब सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट। ओके, प्रोविजन फॉर स्टैंडर्ड एसेट। अब स्टैंडर्ड एसेट के लिए प्रोविजनिंग की अगर हम बात करें तो देखिए 1 अक्टूबर 2022 से आरबीआई ने कहा है कि जितनी भी एनबीएफसी अपर लेयर में हैं उनको स्टैंडर्ड एसेट्स के लिए प्रोविज़न करना पड़ेगा। प्रोविज़न क्या होता है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था। तो कैटेगरी वाइज प्रोविजनिंग करनी होती है। अगर इंडिविजुअल हाउसिंग लोन दिया है एनबीएफसी ने तो 0.25% का प्रोविज़न करेगी। अगर लोन स्मॉल या माइक्रो इंटरप्राइज को दिया गया है तो 0.25% का प्रोविज़न करिए। अकाउंट स्टैंडर्ड होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, ये स्टैंडर्ड अकाउंट की क्लासिफिकेशन हम बात कर रहे हैं। हाउसिंग लोन अगर आपने टीजर रेट पर दिया है तो शुरुआत में 2% रखिए, उसके बाद में 0.40 कर दीजिए। लेकिन 0.40 कब करेंगे, जब आपने टीजर रेट का मतलब ये होता है शुरुआत में जो है रेट 2% या 3% है, आफ्टर दैट कुछ समय बाद 2-3 साल बाद जो है वो 10% हो जाता है, तो इसे टीजर रेट कहते हैं। एक जैसा रेट नहीं रहेगा, शुरुआत में कम रेट पर देंगे, बाद में बढ़ा देते हैं। तो अगर जिस डेट को आपने इसे 10% किया है उससे 1 साल बाद जो है इसको 0.40 जो है प्रोविजनिंग कर दीजिए। उसके बाद अगर आपने लोन दिया है किसको, कमर्शियल रियल इस्टेट को दिया हुआ है लेकिन वो रेजिडेंशियल यानी कि लोगों के लिए घर बना के बेचते हैं तो 0.75% का जो है लोन करिए, मतलब प्रोविज़न करिए। और अगर आपने एडवांस दिया है कमर्शियल रियल इस्टेट को ही दिया हुआ है लेकिन इनके अलावा रियल मतलब वो घर नहीं बना, रेजिडेंशियल घर नहीं बताते बल्कि कमर्शियल वगैरह काम करते हैं तो उनके लिए 1% का प्रोविजनिंग करने की ज़रूरत होती है। जितने भी यहाँ बात की इसके अलावा अगर कोई लोन रह जाता है तो बिना डाउट के 0.40% का लोन आप कर दीजिए। अदर लोन सारे के सारे इसमें, और मीडियम इंटरप्राइजेज को भी जो लोन दिया जाएगा 0.40 का। तो स्मॉल एंड मीडियम के लिए 0.25% का और मीडियम के लिए फ्रेंड जो है 0.40% का प्रोविजनिंग होती है। थोड़ा कंफ्यूज करेगा इसलिए ध्यान रखिएगा। ओके, एनपीए क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा कि जितने भी एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट टेकिंग है अगर उनका एसेट साइज 500 करोड़ से कम है तो उनको बेस लेयर में रखेंगे। पहली बात, ये नॉन मतलब सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, डिपॉजिट टेकिंग नहीं होंगे। तो अगर जो है कोई लोन इनका जो है कोई एसेट या कोई लोन अगर 180 दिन से ज़्यादा के लिए जो ओवर ड्यू रह जाता है तो उसे एनपीए डिक्लेयर करते हैं। करंट टाइम पे प्रोविजन ये है 180 से ज़्यादा दिन के लिए। इसके अलावा जितनी भी एनबीएफसी हैं वो 90 डेज से जैसे ही ज़्यादा होता है उसे एनपीए डिक्लेयर करती है, बिल्कुल बैंक की तरह। लेकिन आरबीआई ने कहा कि नहीं, सभी एनबीएफसी को हम 90 वाले 90 डेज के क्राइटेरिया पर ही लाते हैं। उसके लिए इन्होंने एक प्लान बना के दिया हुआ कि इतने समय में सभी एनबीएफसी को अडॉप्ट कर लेना है। अभी कितने दिन में कर रहे हैं, 180 से ज़्यादा दिन होते हैं तो उसे हम एनपीए डिक्लेयर करते हैं एनबीएफसी के द्वारा। 31 मार्च 2024 तक इसे 150 दिन से ज़्यादा होगा तब एनपीए डिक्लेयर करेंगे। 31 मार्च 2025 तक 120 दिन से ज़्यादा होगा और 31 मार्च 2026 तक 90 दिन से ज़्यादा होगा तो उसे एनपीए डिक्लेयर कर सकते हैं। फिर कुछ बातें इन्होंने काम की जैसे बोर्ड में एक्सपीरियंस की बात की तो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो है एनबीएफसी के पास होना चाहिए। तो ऐसे में एटलीस्ट एक डायरेक्टर ऐसा होना चाहिए जिसको बैंक में एनबीएफसी में काम करने का अनुभव हो, एक्सपीरियंस उस रिलेवेंट फील्ड का हो। सीलिंग ऑफ आईपीओ फंडिंग की बात करें तो अगर एनबीएफसी कोई आईपीओ लेकर आता है तो पर बारोवर जो है 1 करोड़ रुपए की सीलिंग लगाएगी। अधिकतम 1 करोड़ रुपए का सब्सक्रिप्शन वो ले सकता है आईपीओ में, 1 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है। एनबीएफसी चाहे तो इस लिमिट को और भी घटा सकता है और भी कंजर्वेटिव कर सकता है। कैपिटल गाइडलाइंस की अगर हम बात करें तो एडिशनल रेगुलेटरी चेंजेस एप्लीकेबल टू एनबीएफसी अपर लेयर, तो ये किस पर लागू होंगे, अपर लेयर पर लागू होंगी कैपिटल गाइडलाइन सारी की सारी। कॉमन इक्विटी टायर 1 कैपिटल की अगर हम बात करें तो इन ऑर्डर टू इन्हेंस द क्वालिटी ऑफ रेगुलेटरी कैपिटल एनबीएफसी अपर लेयर शैल मेंटेन कॉमन इक्विटी टायर 1 कैपिटल ऑफ एटलीस्ट 9% ऑफ आरडब्ल्यूए। तो जैसे बैंकों को जरूरत होता है टायर 1 कैपिटल 9%, ठीक उसी तरीके से इनके ऊपर भी कॉमन इक्विटी टायर 1 आपको 9% मेंटेन करना होगा। आपका रिस्क वेट आरडब्ल्यूए जितना भी है, रिस्क वेटेड एसेट जितना भी है। लवरेज का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर लेकर के आए हैं। इन एडिशन टू CRAR है ना, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट की बात करी इन्होंने,
तो इन एडिशन टू CRAR NBFC अपर लेयर विल आल्सो बी सब्जेक्टेड टू leverage रिक्वायरमेंट टू इंश्योर दैट देयर ग्रोथ इज सपोर्टेड बाई एडिक्वेट कैपिटल एमंग अदर फैक्टर। तो लेवरेज की बात भी की गई कि NBFC जो अपर लेयर की हैं उनको लेवरेज भी मेंटेन करना पड़ेगा, लेकिन कितना मेंटेन करना है इसके लिए RBI फ्यूचर में गाइडलाइंस लेकर आएगा, अभी ऐसी बातें बताई नहीं गई हैं। अ सुटेबल सीलिंग फॉर लेवरेज विल बी प्रिस्क्राइब्ड सब्सिक्वेंटली फॉर दीज एंटिटीज एज एंड व्हेन नेसेसरी। तो अभी बताया नहीं गया, बोला गया है कि लेवरेज मेंटेन करो, लेकिन कितना परसेंट, 4% रखना है, 3% रखना है, ये कोई बात अभी तक बताई नहीं गई है। जब जरूरत होगी तो RBI सर्कुलर जारी करेगा। डिफरेंशियल स्टैंडर्ड एसेट प्रोविजनिंग NBFC अपर लेयर शैल बी रिक्वायर्ड टू होल्ड डिफरेंशियल प्रोविजनिंग टुवर्ड डिफरेंट क्लासेस ऑफ स्टैंडर्ड एसेट। इसके अलावा अपर लेयर की जो NBFCs हैं उनको ये भी कहा गया है कि आप डिफरेंशियल प्रोविजनिंग का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। डिफरेंशियल प्रोविजनिंग का कॉन्सेप्ट आया हुआ है फ्रेंड्स, ओके। स्टैंडर्ड एसेट में ही कई तरीके की कैटेगरी होती है, 25% मेंटेन करना है, उसी कैटेगरी में दूसरे के लिए 40% का प्रोविजनिंग मेंटेन करने की ज़रूरत महसूस होती है, ओके। तो डिफरेंशियल का मतलब ये होता है कि एक ही कैटेगरी में डिफरेंट हम जो है प्रोविजनिंग करना शुरू कर देते हैं। प्रूडेंशियल, यहाँ ऐसा बताया नहीं गया कि डिफरेंशियल गाइडलाइन में क्या रहेगा। जो प्रोविजनिंग की बात थी वो मैंने ऊपर डिस्कस कर दी है। प्रूडेंशियल गाइडलाइन की अगर हम बात करें तो यहाँ देखिएगा कि ये मिडिल लेयर और अपर लेयर पर लागू होंगे। देखिए मैं फिर से ये बता दूँ, कैपिटल गाइडलाइन की जो हमने बात की ये NBFC अपर लेयर के लिए ही है। केवल NBFC अपर लेयर को 9% कैपिटल, जो टायर 1 है उसकी कैपिटल मेंटेन करनी है। लेवरेज मेंटेन करने की बात भी NBFC अपर लेयर के लिए कही गई है, ठीक है। उसके बाद में डिफरेंशियल एसेट के लिए प्रोविजनिंग करने की बात भी NBFC अपर लेयर के लिए ही कही गई है। जो हम यहाँ से बात करें प्रूडेंशियल गाइडलाइन की, ये अपर लेयर और मिडिल लेयर दोनों पर लागू हो रही हैं। कंसंट्रेशन ऑफ क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट, तो एक्सटेंड क्रेडिट कंसंट्रेशन लिमिट प्रिस्क्राइब्ड फॉर NBFCs सेपरेटली फॉर लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट शैल बी मर्ज इनटू सिंगल एक्सपोजर लिमिट ऑफ 25% फॉर सिंगल बारोअर एंड 40% फॉर ग्रुप ऑफ बारोअर। देखिए पहले क्या होता था, NBFC के लिए लेंडिंग की अलग गाइडलाइन मतलब अलग लिमिट होती थी, इन्वेस्टमेंट की अलग होती थी, यानी लोन देने की अलग लिमिट है और कहीं इन्वेस्ट करने की अलग लिमिट होती थी। इन दोनों को मर्ज करके अब एक लिमिट, अगर सिंगल बारोअर है तो 25% की लिमिट लगा दी गई है, अगर ग्रुप ऑफ बारोअर्स है तो 40% की लिमिट लगा दी गई है। फर्दर कंसंट्रेशन लिमिट शैल बी डिटरमाइंड विद द रेफरेंस टू NBFC का टायर 1 कैपिटल इंस्टेड ऑफ ओन्ड फंड। देखिए नेट ओन फंड की जगह पर अब जो है टायर 1 कैपिटल के बेसिस पर ये 25% और 40% जो है अब नेट ओन फंड के बेसिस पर नहीं होगा, ये टायर 1 कैपिटल के बेसिस पर होगा। देखिए यही बात यहाँ पर समझाएगी, जो मैंने आपको ऊपर कहा वही लिखा गया। देखिए एग्जिस्टिंग लिमिट जो थी, यहाँ जो परसेंटेज है वो नेट ओन फंड का है या ओन फंड का परसेंटेज है। जो नई लिमिट आ रही हैं वो टायर 1 कैपिटल का परसेंटेज, ये टायर 1 कैपिटल का 25% और 40% है। समझे बात को। पहली बात 25% की बात हो रही किसका, 25% नेट ओन फंड का या ओन फंड का। यहाँ 25% बात हो रही किसका, 25% टायर 1 कैपिटल का। अभी करंटली जो गाइडलाइन अप्लीकेबल है वो ये वाली हैं। कौन सी, ये वाली। तो अगर कोई सिंगल बारोअर है तो मैक्सिमम एक्सपोजर कितना ले सकते हैं आप, यानी एक बारोअर, मान लीजिए आपका रिलायंस आता है, फॉर एग्जांपल रिलायंस आया, वो बोलता है कि हमको जो है 4,000 करोड़ रुपए का लोन चाहिए। तुम्हारे पास में कुल मिलाकर के मान लो 10,000 करोड़ रुपए का तुम्हारा टायर 1 कैपिटल है। टायर 1 पूंजी कितनी हमारी 10,000 करोड़ की। तो सिंगल पार्टी के लिए हम मैक्सिमम 25% का एक्सपोजर ले सकते हैं, यानी हम 2,500 करोड़ रुपए तक का लोन दे सकते थे। तो हम मना कर देंगे कि भाई हम 4,000 करोड़ का लोन नहीं दे पाएंगे। ठीक है, समझ में आई बात। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लो ग्रुप ऑफ बारोअर्स आते हैं, मल्टीपल बारोअर एक साथ पूरा ग्रुप आता है, 4-5 लोगों ने मिल करके, रिलायंस इज देयर, पेटीएम इज देयर, है ना, और उसके बाद में टाटा आर देयर, ये सब लोग मिल करके आते हैं। तो उस केस में जितना भी तुम्हारे पास में उसका 40% तक लोन है। तो अब 10,000 करोड़ अगर तुम्हारे पास टायर 1 कैपिटल है तो 4,000 करोड़ तक का लोन आप जो है इस ग्रुप ऑफ बारोअर को दे सकते हैं। यस, 40% की लिमिट तक आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गई मेरी बात। पहले अभी यही ज़रूरी है, फिर भी एक बार देख लीजिए, ये उतना नेसेसरी नहीं है, इसको ध्यान रखना ज़रूरी है। पहले क्या होता था, अगर सिंगल पार्टी है तो एक आदमी के ऊपर अगर जो है आपको एक व्यक्ति को अगर लोन देना है तो 15% दे सकते थे, लेकिन टायर 1 का नहीं, ओन फंड का 15%। और अगर एक व्यक्ति आता है उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है, मान लो किसी एक सिंगल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 15% इन्वेस्ट कर सकते थे। उसी तरीके से अगर ग्रुप ऑफ बारोअर था 25% और यहाँ पर भी 25% था, और ये दोनों जोड़ के 15-15 30 होते थे, लेकिन ये टोटल लिमिट 25% रखी गई थी। यहाँ 25-25 50 होता था, पर टोटल लिमिट 40% ही रखी गई थी। ये लिमिट जो टोटल लिमिट थी वो पहले भी यही थी और अभी भी यही है, 25% और 40%। फ़र्क सिर्फ इतना था कि पहले इसको जो है
डिफ्रेंशिएट किया गया था, लेंडिंग को अलग लेते थे और इन्वेस्टमेंट को अलग लेते थे। जैसे एमएसएमई की अगर हम बात करें, एमएसएमई की भी लिमिट इसी तरीके से ही, पहले मैन्युफैक्चरिंग अलग होता था और जो है सर्विस सेक्टर अलग हुआ करता था, फिर बाद में इन्होंने इसको चेंज करके मैन्युफैक्चरिंग सर्विस दोनों एक ही में मर्ज कर दिया। ओके, तो ये बात हो गई फ्रेंड्स, जो है मेरे ख्याल से काफ़ी सारी हमने बात की, बोर्ड ऑफ एक्सपीरियंस, ये सब बातें हो गई। कैपिटल गाइडलाइन से शुरू किया था। तो देखिए यहाँ पर कैपिटल गाइडलाइन की बात की तो हमने कहा कि ये गाइडलाइन एनबीएफसी अपर लेयर पर लागू होती हैं। कॉमन इक्विटी टायर 1 में अपर लेयर को कहा गया है कि आप 9% का RWA का 9% जो है कॉमन इक्विटी टायर 1 कैपिटल मेंटेन करेंगे। लवरेज की भी बात की गई कि एनबीएफसी अपर लेयर में जो है उनको लवरेज मेंटेन करना होगा ताकि एडिक्वेट कैपिटल वगैरह की ग्रोथ मेंटेन रह सके। लेकिन कितना लवरेज मेंटेन करना है उसके लिए भी कोई गाइडलाइन नहीं आई हुई है, वो समय आने पर आरबीआई जो है बताएगा। डिफरेंशियल स्टैंडर्ड एसेट प्रोविजनिंग, तो एनबीएफसी जो अपर लेयर में होती हैं उनको चाहिए कि वो डिफरेंशियल प्रोविजनिंग जो है करें डिफरेंट क्लासेस ऑफ स्टैंडर्ड एसेट्स के लिए। एक्चुअली इसमें क्या होता है, जैसे 6 महीने के बाद में है ना, जो उसके बाद में 1 साल के बाद में 1 ईयर के बाद में क्या होगा, 6 महीने के बाद कितना होगा, ऐसे करके सेम जैसे होता नहीं ये सब स्टैंडर्ड एसेट्स वगैरह होते हैं, तो सब स्टैंडर्ड में भी 6 महीने 1 साल का ऐसे बाइफर्केशन कर दिया जाता है। प्रूडेंशियल गाइडलाइन की अगर हम बात करें तो एनबीएफसी मिडिल लेयर और अपर लेयर पर लागू होगी। कंसंट्रेशन ऑफ क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट रिस्क की अगर बात करें तो यही देख लीजिए, इन्होंने कहा है कि अब जो है अगर कोई सिंगल बारोअर है तो 25% जो है एक्सपोजर ले सकते हैं, अगर ग्रुप ऑफ बारोअर है तो 40% एक्सपोजर ले सकते हैं, लेकिन 25% और 40% किसका, टायर 1 कैपिटल का इतना ले सकते हैं। बस इतनी सी बात ही यहाँ पर समझने वाली है। फिर हम बात करते हैं सेंसिटिव सेक्टर एक्सपोजर की, SSE की। एक्सपोजर टू कैपिटल मार्केट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से एंड कमर्शियल रियल एस्टेट शैल बी रिकॉर्ड एज सेंसिटिव एक्सपोजर फॉर एनबीएफसी। ध्यान रखिएगा, यानी कि कैपिटल मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया जाए या कमर्शियल रियल एस्टेट को जो है लोन दिया जाए, इन दोनों को सेंसिटिव सेक्टर एक्सपोजर माना जाता है, SSE माना जाता है, सेंसिटिव सेक्टर एक्सपोजर माना जाता है। एनबीएफसी सेल फिक्स्ड बोर्ड अप्रूव्ड इंटरनल लिमिट फॉर SSE सेपरेटली फॉर कैपिटल मार्केट एंड कमर्शियल रियल एस्टेट। अब ये बोल रहे हैं कि एनबीएफसी को चाहिए कि अपनी खुद बोर्ड के द्वारा अप्रूव की गई इंटरनल लिमिट ये सेट करें, किसके लिए, सेंसिटिव सेक्टर एक्सपोजर के लिए, कैपिटल मार्केट के लिए अलग और कमर्शियल रियल एस्टेट के लिए अलग लिमिट सेट कर लीजिए। व्हाइल द बोर्ड इज फ्री टू डिटरमाइन वेरियस सम लिमिट विद इन ओवरऑल SSE इंटरनल लिमिट, द फॉलोइंग आर स्पेसिफिकली प्रिस्क्राइब्ड। बोर्ड फ्री है, वो अपनी सब लिमिट और भी डिसाइड कर सकता है। ओवरऑल जो है सेंसिटिव सेक्टर एक्सपोजर को के अंदर सब लिमिट आप सेट कर सकते हैं। कैपिटल मार्केट के लिए अलग करें, रियल एस्टेट के लिए अलग करिए, और विद इन इसके अंदर में भी आप सब लिमिट सेट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें सेट करनी जरूरी हैं। अ सब लिमिट विद इन द कमर्शियल रियल एस्टेट एक्सपोजर सीलिंग शैल बी फिक्स्ड इंटरनली फॉर फाइनेंसिंग लैंड एक्विजिशन। तो मतलब जैसे कमर्शियल रियल एस्टेट के लिए तो चलो मान लो तुमने लिमिट सेट कर दी कि हम 10% देंगे, लेकिन इसमें भी आप सेट करिए कि आप जो है लैंड एक्विजिशन के लिए, ज़मीन खरीदने के लिए, ज़मीन एक्वायर करने के लिए कितने % जो है फाइनेंसिंग करेंगे, उसका भी एक लिमिट सेट करिए कि इस ओवरऑल 10% हम कमर्शियल रियल एस्टेट के लिए रखेंगे, जिसमें से 2% जो है केवल हम लैंड एक्विजिशन के लिए देंगे, बाकी का 8% जो है अदर प्लेसेस पर बांटेंगे। ओके, तो इस तरीके की सब लिमिट जरूरी है। सीलिंग एंड IPO फंडिंग एज मेंशन्ड एबव, है ना, ऊपर बताया गया कि IPO के लिए भी सब लिमिट है कि 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा पर बारोअर नहीं जो है इन्वेस्ट कर सकता है। कुछ रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई जाएंगी लोन्स पर। एनबीएफसी शैल बी सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग, granting loan and advances to directors, their relatives and entities where directors or their relative have major shareholding। तो डायरेक्टर को लोन और एडवांस देने में रिस्ट्रिक्शंस हैं, मतलब दिया जाएगा लेकिन रिस्ट्रिक्शंस हैं। उनके रिश्तेदारों को, जहाँ पर डायरेक्टर के रिश्तेदार हों या डायरेक्टर के रिश्तेदारों ने किसी कंपनी में जो है इन्वेस्ट कर रखा है, तो ऐसी कंपनियों को लोन देने में रिस्ट्रिक्शंस होती है। लोन और एडवांसेस सीनियर ऑफिसर, एनबीएफसी के जो सीनियर ऑफिसर हैं उनको लोन देने में भी रिस्ट्रिक्शंस है। फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोन नहीं देना है, बट लिमिट कर दी जाती है कि 25 लाख से ज़्यादा नहीं दे सकते, समथिंग लाइक दैट। ओके, व्हाइल अप्रेजिंग लोन प्रपोजल इन्वॉल्विंग रियल एस्टेट, एनबीएफसी शैल इंश्योर दैट द बारोअर हैज ऑब्टेन्ड प्रायर परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, अदर स्टेचुटरी अथॉरिटी फॉर द प्रोजेक्ट वेरेवर रिक्वायर्ड। अब जब भी रियल एस्टेट का कोई भी प्रपोजल लोन का आपके पास आता है, तो आप ये ध्यान दीजिए कि जो बारोअर है एनबीएफसी के पास लोन के लिए आया हुआ है, उसने गवर्नमेंट से जो भी अप्रूवल, लोकल गवर्नमेंट से या स्टेचुरी जो भी अप्रूवल चाहिए, जैसे अगर किसी को मान लो वो
25 मंजिल की बिल्डिंग बना करके फ्लैट बेचने हैं, तो भाई उसके लिए रेरा का अप्रूवल या जो भी है, जिस भी गवर्नमेंट बॉडी से अप्रूवल चाहिए, लखनऊ में है तो LDA का अप्रूवल चाहिए, दिल्ली में है तो DDA का अप्रूवल चाहिए, इस तरीके का अप्रूवल अगर उसे चाहिए तो वो अप्रूवल होना चाहिए। लेकिन मान लो कि अगर अप्रूवल आपके पास नहीं है तो ये बोलते हैं कि आप प्रपोजल सैंक्शन कर दीजिए, केवल डिसबर्समेंट जो है तब करिए जब अप्रूवल मिल जाए। तो इंश्योर दैट लोन अप्रूवल प्रोसेस नॉट हैम्पर्ड, तो लोन अप्रूवल की प्रोसेस प्रभावित ना हो इस वजह से। तो वाइल प्रपोजल कुड बी सैंक्शन इन नॉर्मल कोर्स, तो आप क्या करिए, प्रपोजल को सैंक्शन कर दीजिए। द डिसबर्समेंट शैल बी मेड ओनली आफ्टर द बारोअर हैज ऑब्टेन रिक्विजिट क्लियरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट अथॉरिटी। लेकिन डिसबर्समेंट लोन तभी बांटिए जब आपने जो जरूरी क्लियरेंस है वो गवर्नमेंट अथॉरिटी से मिल चुका हो। ओके, ठीक है। एडिशनल गाइडलाइन अप्लीकेबल टू NBFC अपर लेयर के लिए कुछ एडिशनल गाइडलाइंस भी हैं। लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क की अगर बात करें तो इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क LEF फॉर NBFC प्लेस्ड इन अपर लेयर। अपर लेयर की जो NBFC हैं उनके लिए लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क को सेट करने की बात की गई है। अकॉर्डिंगली लार्ज एक्सपोजर फॉर एन NBFC to all counterparties and group of connected counterparties will be considered for exposure ceiling। तो जितनी भी काउंटर पार्टीज़ को आप लोन देते हैं या ग्रुप ऑफ कनेक्टेड पार्टीज़ को देते हैं तो उनको जो लोन दिया जाएगा उसमें इस एक्सपोजर सीलिंग का, लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क को हम ध्यान रख करके चलेंगे। कितनी लिमिट है उसकी कोई बात नहीं की गई, बस होना चाहिए ये कहा गया। इंटरनल एक्सपोजर लिमिट की बात करें तो इन एडिशन टू इंटरनल लिमिट ऑन SSE सेंसिटिव सेक्टर एक्सपोजर in respect of capital market, commercial real estate, board of NBFC shall also determine internal exposure limit on other important sector to which credit is extended। तो सेंसिटिव सेक्टर एक्सपोजर के लिए तो आपने इंटरनल लिमिट सेट कर ली, कमर्शियल रियल इस्टेट के लिए हो चाहे मार्केट कैपिटल मार्केट के लिए हो, डायरेक्टली एंड डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट के लिए। इसके अलावा भी बोल रहे हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चाहिए NBFC के अपर लेयर के कि वो और भी जिन सेक्टर्स में हम लिमिट लोन दे रहे हैं, अदर सेक्टर्स में, उनके लिए भी लिमिट एक्सपोजर लिमिट सेट करनी चाहिए। NBFC अपर लेयर शैल पुट इन प्लेस एन इंटरनल बोर्ड अप्रूव लिमिट फॉर एक्सपोजर टू NBFC सेक्टर। NBFC अपर लेयर को चाहिए कि वो इंटरनल बोर्ड अप्रूव लिमिट सेट करें NBFC सेक्टर के लिए। एक NBFC अपर लेयर की दूसरे NBFC को कितना लोन दे सकती है उसके लिए भी हमें लिमिट सेट करने की ज़रूरत होती है। फिर हम बात करेंगे कॉरपोरेट गवर्नेंस की। तो यहाँ हम बात कर रहे थे सेंसिटिव सेक्टर एक्सपोजर। तो हमने बात की सेंसिटिव सेक्टर एक्सपोजर की, तो कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से, कमर्शियल रियल इस्टेट को दिया गया पैसा सेंसिटिव सेक्टर में आता है। बोर्ड को मतलब NBFC को चाहिए कि अपना बोर्ड अप्रूव्ड जो है लिमिट सेट करें कैपिटल मार्केट के लिए भी और कमर्शियल रियल इस्टेट के लिए। सेंसिटिव सेक्टर एक्सपोजर की इंटरनल लिमिट का, ओवरऑल लिमिट के अंदर सब लिमिट भी सेट करनी चाहिए, लेकिन कुछ सर्टेन लिमिट हैं जो जरूर करनी चाहिए। जैसे पहला, कमर्शियल रियल इस्टेट को जो लोन दिया जा रहा है उसमें सेट करिए कि लैंड एक्विजिशन के लिए कितना % आप लोन देंगे। IPO फंडिंग के लिए सीलिंग भी सेट करनी जरूरी है, 1 करोड़ पर बारोवर जैसे। ओके, फिर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लोन पर होती है। जैसे पहला, अगर लोन और एडवांसेस डायरेक्टर को दिया जा रहा है या उनके रिश्तेदार को दिया जा रहा है या किसी ऐसी एंटिटी को दिया जा रहा है जिसमें डायरेक्टर या उसके रिश्तेदारों ने शेयर खरीद रखे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास में शेयर होल्डिंग है। अगर लोन या एडवांसेस सीनियर ऑफिसर को दिया जाए तो वहाँ पर भी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। एक और बात इन्होंने कही कि अगर रियल इस्टेट को आप लोन दे रहे हैं तो आप इंश्योर करिए कि जो बारोवर है उसने पहले से ही गवर्नमेंट सेक्टर से जो अप्रूवल चाहिए होते हैं लोकल गवर्नमेंट से वो ले रखा है। ठीक है, अगर नहीं ले रखा है तो उस केस में आप लोन अप्रूव कर दीजिए, प्रपोजल आप सैंक्शन कर दीजिए, लेकिन पैसा तभी खाते में डालिए, डिसबर्समेंट तभी करिए जब वो रिक्विजिट क्लियरेंस, जो जरूरी क्लियरेंस है, उसको वो हासिल कर ले। एडिशनल गाइडलाइन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अपर लेयर के लिए। तो अपर लेयर के लिए लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क अडॉप्ट करना जरूरी है। तो NBFC जो अपर लेयर में हैं उनको लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस कर लेना जरूरी है। लार्ज एक्सपोजर NBFC का जो होता है उसमें जितनी भी काउंटर पार्टीज हैं या ग्रुप ऑफ कनेक्टेड काउंटर पार्टीज हैं उनके लिए एक्सपोजर सीलिंग को, जैसे वहाँ पर हमने बात नहीं की थी 25% और 40%, उसी तरीके की लिमिट हमें सेट करने की ज़रूरत है। इंटरनल एक्सपोजर लिमिट की बात करें तो देखिए सेंसिटिव सेक्टर एक्सपोजर में हमने जो है कमर्शियल रियल इस्टेट के लिए और जो है कैपिटल मार्केट के लिए हमने लिमिट सेट कर रखी हुई है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा NBFC जो अपर लेयर में हैं उनको चाहिए कि वो इंटरनल एक्सपोजर लिमिट और सेक्टर्स के लिए, जिन और सेक्टर्स में आप लोन देते हैं उनके लिए भी सेट करें। यहाँ तक कि अपर लेयर को चाहिए कि वो NBFC सेक्टर के लिए भी लिमिट सेट करके रखें कि अपर लेयर की जो NBFC है वो दूसरी NBFC को कितने % लोन दे सकती है।
फिर बात करते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। बहुत सारी चीज़ें कवर कर दे रहे हैं फ्रेंड्स। आप मान लीजिए कि एनबीएफसी का ढांचा जो है पूरा पढ़ लिया जा रहा है यहाँ, ठीक है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करें तो ये एनबीएफसी बेस लेयर पर ही लागू होता है। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी होनी चाहिए। In order that board is able to focus on risk management, NBFC are required to constitute a risk management committee either at board or executive level। तो बोर्ड जो है रिस्क मैनेजमेंट पर फोकस कर सके उसके लिए ज़रूरी है कि एक रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाए, चाहे बोर्ड लेवल पर या एग्जीक्यूटिव लेवल पर। आरएमसी यानी कि रिस्क मैनेजमेंट कमेटी वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इवेल्युएटिंग द ओवरऑल रिस्क फेस्ड बाय एनबीएफसी इंक्लूडिंग लिक्विडिटी रिस्क एंड विल रिपोर्ट टू बोर्ड। जो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी होगी उसका काम होगा ओवरऑल रिस्क को इवेल्युएट करना और उसे बोर्ड को रिपोर्ट करना। डिस्क्लोजर की अगर हम बात करें तो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट मतलब कि क्या क्या चीज़ें हमें बतानी है, जनता को डिस्क्लोज करनी है, दिखानी है। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी एक्सपेंडेड टू इंक्लूड टाइप ऑफ एक्सपोजर, किस तरीके का एक्सपोजर, किस टाइप का एक्सपोजर हम ले रहे हैं, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की डिटेल, लोन टू डायरेक्टर्स और सीनियर ऑफिसर को जो दिए गए हैं, कस्टमर की कंप्लेंट, इन सब के बारे में डेटा हमें दिखाना चाहिए, डिस्क्लोज करना चाहिए। लोन टू डायरेक्टर, सीनियर ऑफिसर एंड रिलेटिव डायरेक्टर्स की अगर बात करें, एनबीएफसी बेस लेयर आर रिक्वायर्ड टू हैव अ बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी ऑन ग्रांट ऑफ लोन टू डायरेक्टर, सीनियर ऑफिसर एंड रिलेटिव डायरेक्टर एंड टू एंटिटीज वेयर डायरेक्टर्स आर देयर रिलेटिव्स हैव मेजर शेयर होल्डिंग। तो वही बोल रहे हैं कि एनबीएफसी बेस लेयर को चाहिए कि वो बोर्ड से पॉलिसी अप्रूव कराए। यहाँ कोई लिमिट नहीं, बोर्ड खुद डिसाइड करेगा हर एनबीएफसी का कि डायरेक्टर को कितना लोन दे सकते हैं, सीनियर ऑफिसर को कितना लोन दे सकते हैं, उनके रिश्तेदारों को कितना लोन दे सकते हैं, या किसी ऐसी कंपनी जिसमें डायरेक्टर या उनके रिश्तेदारों ने ढेर सारा शेयर होल्ड करके रखा उनको कितना हम लोन दे सकते हैं। रेगुलेटरी चेंजेस की बात करेंगे यहाँ पर अंडर स्केल बेस्ड रेगुलेशन SBR। स्केल बेस्ड रेगुलेशन में भी एनबीएफसी बेस लेयर है ना, मिडिल लेयर, अपर लेयर, टॉप लेयर जो वाली बात है। तो रेगुलेटरी चेंजेस क्या हुए हैं जो कि एनबीएफसी मिडिल लेयर और अपर लेयर पर लागू होंगे। तो ये गाइडलाइंस किस पर लागू होंगी, मिडिल लेयर और अपर लेयर पर। की मैनेजरियल पर्सनल एक्सेप्ट फॉर डायरेक्टरशिप इन द सब्सिडरी, की मैनेजरियल पर्सनल शैल नॉट होल्ड एनी ऑफिस इन एनी अदर MLR एनबीएफसी अपर लेयर। तो मतलब किसी सब्सिडरी, कोई एनबीएफसी उसकी सब्सिडरी में आप डायरेक्टर बन सकते हैं, लेकिन उसके अलावा एक एनबीएफसी अपर लेयर या मिडिल लेयर में अगर आप डायरेक्टर हैं तो किसी दूसरी एनबीएफसी मिडिल लेयर या अपर लेयर में आप जो है ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते, वहाँ पर डायरेक्टर नहीं बन सकते हैं। अ टाइमलाइन ऑफ 2 ईयर इज प्रोवाइडेड विद इफेक्ट फ्रॉम अक्टूबर 1, 2022 टू इंश्योर कंप्लायंस विद दिस नाम। अब मान लो कि कोई व्यक्ति है वो 3 एनबीएफसी में या 4 एनबीएफसी में पदों पर है, डिफरेंट पदों पर है, तो उसको 2 साल का समय दिया गया कि 2 साल यानी 1 अक्टूबर 2022 से 2 साल के अंदर में इसका जो है और जगहों से रिजाइन मारो और सिर्फ एक जगह पर बने रहो। इट इज़ क्लेरिफाइड दैट दे कैन एज्यूम डायरेक्टरशिप इन एनबीएफसी बेस लेयर। लेकिन इन्होंने कहा कि अगर मान लो तुम मिडिल लेयर या अपर लेयर में डायरेक्टर हो तो तुम बेस लेयर में डायरेक्टर बन सकते हो, उसके लिए कोई काउंटिंग की लिमिट नहीं लागू होती है। ओके, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात करेंगे तो विद इन द परमिशनल लिमिट इन टर्म्स ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 के तहत जितने डायरेक्टर परमिशनल होते हैं उतने एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सेल नॉट बी ऑन द बोर्ड ऑफ मोर देन 3 एनबीएफसी मिडिल लेयर और अपर लेयर एट द सेम टाइम। तो यहाँ पर लिमिट लगाई गई कि एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक समय में ज़्यादा से ज़्यादा है ना 3 एनबीएफसी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हो सकता है। सेल नॉट बी ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मोर देन 3 एनबीएफसी मिडिल लेयर और अपर लेयर। समझे बात को, कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर है तो एक समय पर वो 3 एनबीएफसी में काम कर सकता है। तो आप सोचेंगे यहाँ क्या बात हो रही थी साहब, यहाँ पर डायरेक्टर की बात हो रही थी। ये डायरेक्टर इंडिपेंडेंट है, आज़ाद डायरेक्टर। देखिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं, फुल टाइम डायरेक्टर होते हैं। फुल टाइम डायरेक्टर ऐसा होता है जिसका काम ही डायरेक्टर का काम करना होता है। इंडिपेंडेंट उनको जो है टेम्प्रोरी बेस पर या फिर उनको रखा गया होता है खास ज़रूरतों पर बुलाए जाने के लिए। ओके, फर्दर द बोर्ड ऑफ एनबीएफसी शैल इंश्योर दैट देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट अराइजिंग आउट ऑफ देयर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बीइंग ऑन द बोर्ड ऑफ अनदर एनबीएफसी एट द सेम टाइम। तो एनबीएफसी का बोर्ड इंश्योर करे कि वो अगर किसी दूसरी एनबीएफसी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर अगर पद पर नियुक्त है तो उससे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं अराइज होना चाहिए, हमारे और उनके बिजनेस में कोई प्रभाव नहीं आना चाहिए। इसके लिए भी 2 साल का समय दिया गया है 1 अक्टूबर 2022 से कि अगले 2 साल में इसको इंश्योर कर लिया जाए। देयर शैल बी नो रिस्ट्रिक्शन टू डायरेक्टरशिप ऑन द बोर्ड ऑफ बेस लेयर। ठीक है, बेस लेयर पर डायरेक्टरशिप के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर भी लागू नहीं होती है। बस मिडिल लेयर और अपर लेयर में 3 जो है एनबीएफसी से ज़्यादा एक समय पर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते हैं। चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की बात करें, in order to ensure an effective compliance culture, it is necessary to have an independent compliance function
एंड अ स्ट्रांग कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क इन एनबीएफसी। तो अगर हमें इफेक्टिव कंप्लायंस कल्चर करना है तो हमें ये ज़रूरी होगा कि हम इंडिपेंडेंट कंप्लायंस फंक्शन अपने पास रखें और साथ ही साथ में स्ट्रांग कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क भी डेवलप करें। ओके, तो अगर आपको कंप्लायंस कल्चर को बढ़ावा देना है तो कंप्लायंस फंक्शन इंडिपेंडेंट हो जाए, किसी के दबाव में नहीं काम करना चाहिए, ठीक है, और एक अच्छा खासा फ्रेमवर्क भी बना के रखिए कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट के लिए। एनबीएफसी आर देयरफॉर रिक्वायर्ड टू अपॉइंट ए चीफ कंप्लायंस ऑफिसर CCO हु शुड बी सफिशिएंटली सीनियर इन द ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की। तो CCO आप अपॉइंट करेंगे, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करेंगे, और वो भी सीनियर पद पर होना चाहिए। ऐसे डर ना जाए जो है कि मतलब MD ने बुला लिया है तो हम डर जाएं। ध्यान रखिएगा, MD के बराबर होता है वो बंदा जो है। अगर CCO ने कुछ कह दिया तो इवन MD भी डिनाई करने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगी उसको, क्योंकि वो कोई कंप्लायंस की बात करेगा तो ये नहीं कह सकते कि आई एम द बॉस एंड आई विल नॉट लिसन टू, ये नहीं होने वाला है। इसीलिए हायरार्की में सीनियर पद पर होना चाहिए। एनबीएफसी टू पुट इन प्लेस अ बोर्ड अप्रूव पॉलिसी लेइंग डाउन द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ CCO विथ ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोटिंग बेटर कंप्लायंस कल्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो एनबीएफसी को बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी जो है लानी पड़ेगी, जिसमें वो CCO का क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, ये सारी चीज़ें बताएंगे ताकि कंप्लायंस कल्चर को बढ़ावा दिया जा सके एनबीएफसी में। कंपनसेशन गाइडलाइन की भी बात कर लेते हैं। इन ऑर्डर टू एड्रेस इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ एक्सेसिव रिस्क taking caused by misaligned compensation package, it has been decided NBFC shall put in place board approved compensation policy। तो क्या होता है कि कंपनसेशन जो पैकेज बनते हैं अगर उसमें अलाइनमेंट नहीं है, ठीक है, आप भी उतना ही काम करते हो, दूसरा भी उतना ही काम करता है, एक को 25,000 रुपये मिल रहे हैं, एक को 35,000 रुपये मिल रहे हैं, तो बुरा लगेगा। इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हीं को ठीक करने के लिए कंपनसेशन पॉलिसी लाई गई है। और इसमें मिनिमम जो है क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेनोमरेशन कमेटी, यानी कि रेनोमरेशन कमेटी बनेगी। मेहनताना जो आपको मिलता है रेनोमरेशन कहते हैं, उसके लिए कमेटी बनेगी। फिक्स्ड और वेरिएबल पे के लिए क्या सिद्धांत रहेंगे उसके बारे में भी हमें वहीं पर डिटेल देनी होंगी। अदर गवर्नेंस मैटर की हमें बात करनी है, ठीक है, तो बस 1 मिनट रुक जाइए, इसको देख लेते हैं दोबारा से। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है एनबीएफसी बेस लेयर पर लागू होता है। तो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी की ज़रूरत है। इन्होंने कहा कि हर एक एनबीएफसी को चाहिए बेस लेयर में कि वो एक रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनाए ताकि जो है रिस्क को अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सके। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी की जिम्मेदारी होगी कि वो ओवरऑल रिस्क को मूल्यांकन करे और उसकी रिपोर्टिंग बोर्ड को करे। डिस्क्लोजर की भी बात हुई कि डिस्क्लोजर नाम्स को बढ़ाने की ज़रूरत है। अब इसमें किस टाइप का एक्सपोजर हम ले रहे हैं, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन की डिटेल, डायरेक्टर्स को कौन सा लोन दिया गया है, कस्टमर की कंप्लेंट कितनी आई, इस तरीके के डिस्क्लोजर हमें देने की ज़रूरत होती है। एनबीएफसी बेस लेयर को चाहिए कि वो एक बोर्ड से अप्रूवल पॉलिसी लेकर आए जिसमें वो ये बताए कि डायरेक्टर को कितना लोन दे सकते हैं, सीनियर ऑफिसर कितना दे सकते हैं, जो डायरेक्टर्स के रिलेटिव हैं उनको कितना दे सकते हैं, या डायरेक्टर्स और उनके रिलेटिव्स के द्वारा एंटिटी अगर कोई है उसमें शेयर होल्डिंग ज़्यादा है तो उसके लिए भी बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी होनी चाहिए। फिर हमने बात की रेगुलेटरी चेंजेस जो स्केल बेस्ड रेगुलेशन में एनबीएफसी मिडिल लेयर और अपर लेयर पर लागू होंगे। की मैनेजरल पर्सनल में इन्होंने कहा कि अगर कोई जो है मिडिल लेयर में अपर लेयर में कोई व्यक्ति डायरेक्टर के पद पर है तो किसी और जो है एनबीएफसी अपर लेयर या मिडिल लेयर में डायरेक्टर के पद पर नहीं रह सकता है। इसके लिए 2 साल का समय दिया गया है 1 अक्टूबर 2022 से। आप बेस लेयर में डायरेक्टर बन सकते हैं लेकिन एक समय पे 2 जो है मिडिल लेयर या अपर लेयर के डायरेक्टर नहीं बन सकते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की भी बात इन्होंने करी, तो इन्होंने कहा कि एक समय पे ज़्यादा से ज़्यादा 3 है ना, नॉट मोर देन 3, यानी 3 एनबीएफसी मिडिल लेयर या अपर लेयर में एक व्यक्ति इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पद पर काम कर सकता है। लेकिन उसके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पद पर 2-3 एनबीएफसी में काम करने से किसी तरीके कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, किसी तरीके कोई विवाद नहीं होना चाहिए। इसके लिए भी 2 साल का समय 1 अक्टूबर 2022 से दिया गया है। उसके बाद में रिस्ट्रिक्शन जो है अगर देखा जाए, डायरेक्टरशिप की जो रिस्ट्रिक्शंस है वो बेस लेयर पर लागू नहीं होती है। सीसीओ की भी ज़रूरत महसूस की गई कि अगर आपको कंप्लायंस फंक्शन को मजबूत करना है, कंप्लायंस कल्चर को बढ़ावा देना है तो उसके लिए एक फ्रेमवर्क बनाइए और उसमें सीसीओ को अपॉइंट करिए जो कि सफिशिएंटली सीनियर होना चाहिए हायरार्की में ताकि आपके बॉस से बातचीत कर सके। बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें सीसीओ के क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी, इन सब बारे में बताया जाना चाहिए। कंपनसेशन पॉलिसी की भी बात की गई, कंपनसेशन गाइडलाइन की भी बात की गई। इसमें अगर कंपनसेशन पैकेज जो है मिसअलाइंड है, ठीक से नहीं स्ट्रक्चर किया गया है, तो उस केस में हमें बोर्ड अप्रूव्ड जो है कंपनसेशन पॉलिसी बनाने की ज़रूरत होगी। इसमें कम से कम जो है हमें रेन्यूमरेशन कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करना होगा और साथ ही साथ में फिक्स्ड और वेरिएबल पे के
क्या सिद्धांत रहेंगे या क्या प्रिंसिपल हम फॉलो करेंगे, उसकी भी बात यहाँ पर करनी पड़ेगी। अदर गवर्नेंस मैटर्स की अगर हम बात करें तो एनबीएफसी आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द फॉलोइंग। तो एनबीएफसी को जो है कुछ गवर्नेंस मैटर में फॉलो करना चाहिए, जैसे बोर्ड सेल फिक्स द रोल ऑफ वेरियस कमेटी। जो डिफरेंट कमेटी बनाई गई हैं उनका रोल क्या रहेगा उसको फिक्स करिए। ऑडिट कमेटी, रेन्यूमरेशन कमेटी का नॉमिनेशन और रेन्यूमरेशन कमेटी का क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी की क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी एंड अदर कमेटी के लिए, ठीक है। एंड ले डाउन ए कैलेंडर फॉर ऑफ रिव्यू, कब कब इनका रिव्यू मीटिंग बुलाई जाएगी उस सब के बारे में भी हमें बताना होगा। तो बोर्ड को क्या चाहिए, डिफरेंट जो कमेटीज़ हैं, ऑडिट कमेटी, नॉमिनेशन कमेटी, रेन्यूमरेशन कमेटी, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, इनके जो है इनको कंप्लाई करना, मतलब इनके क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी उसके बारे में हमें क्लियर कट बातें लिखनी होंगी। और कब इनका रिव्यू मीटिंग होगी उसके बारे में भी बताना होगा, हर क्वार्टर में, हर 3 महीने पे, 6 महीने पे। एनबीएफसी सेल फार्मुलेट द व्हिसल ब्लोअर मैकेनिज्म फॉर डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉय टू रिपोर्ट जेन्युइन कंसर्न। अगर कोई जेन्युइन कंसर्न है तो व्हिसल ब्लोअर जो है मैकेनिज्म भी मेंटेन करके रखनी चाहिए, ताकि एम्प्लॉय जो है कोई अगर कोई बड़ा इशू है तो उसको, जेन्युइन इशू है तो उसको सामने ला सके। व्हिसल ब्लोअर का मतलब यही होता है, जो स्नोडेन वगैरह का आपने सुना होगा कि अमेरिका क्या कर रहा है या कंपनियां, है ना, जूलियन असांजे का केस है, वो भी आपका व्हिसल ब्लोअर ही थे। कोई चीज़ जो प्रैक्टिस में गलत हो रही है और उसको कोई सामने ले आकर के रखे तो वो एक तरीके से व्हिसल ब्लोअर कहलाता है। बोर्ड सेल इंश्योर गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस इन सब्सिडरीज ऑफ एनबीएफसी। एनबीएफसी की जो सब्सिडरी हैं वहाँ पर अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस को हम फॉलो करें। कोर बैंकिंग सोल्यूशन की भी बात की गई कि जैसे बैंकों में सीबीएस है वैसे एनबीएफसी में भी सीबीएस लाने की जरूरत है। एनबीएफसी विथ 10 और मोर ब्रांचेज आर मैंडेटेड टू अडॉप्ट सीबीएस कोर बैंकिंग सोल्यूशन, ठीक है। तो एनबीएफसी जिसमें 10 या 10 से अधिक ब्रांचें हैं उनको चाहिए कि वो सीबीएस को अडॉप्ट कर लें, सीबीएस को अपनाएं। 10 या 10 से अधिक ब्रांचेज हैं तो उनको सीबीएस लाना जरूरी है, कोर बैंकिंग सोल्यूशन लाना जरूरी है। और इसके लिए भी 1 अक्टूबर 2022 से अगले 3 साल का वक्त दिया गया है कि अगले 3 साल में ये काम कर लेना है, ठीक है फ्रेंड। तो बस इसी के साथ लेक्चर ही खत्म होता है। होप है आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।